मैं रमाशंकर शर्मा उद्घोष एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पिछले जो क्लास हम लोगों के हुए थे उसमें जो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, इन सबों की बात हो गई थी। चलिए आज जो है व्याकरण में हम लोग पहला एक टॉपिक शुरू करते हैं, संज्ञा। इसमें हम शुरू करते हैं संज्ञा। देखिए संज्ञा 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 किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, पहले ये जान लिया जाए फिर आगे चलते हैं। आप जानते हैं विश्व के चाहे प्राणी हो चाहे अप्राणी हो, यानी जीवित या मृत या जितनी भी ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं या कोई चीज है, उन सभी को हम किसी न किसी नाम से जानते हैं। तो जिस नाम से हम जानते हैं वही संज्ञा है, और नाम का ही दूसरा नाम व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। यानी जो नाम होता है वस्तुओं का, व्याकरणिक भाषा में उसी को हम संज्ञा कहते हैं। अब आती है बात कि संज्ञा जब सबके नामों को ही कहते हैं तो इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए। तो इसमें देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या उस नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो संज्ञा के बारे में मत भिन्नता है। कुछ विद्वान इसको 3 मानते हैं, कुछ लोग इसको 5 मानते हैं। तो 3 कैसे हो रहा है, 5 कैसे हो रहा है, ये भी देख लिया जाएगा अभी। वैसे मूल रूप से अगर देखा जाए तो संज्ञा को मोटी मोटा भागों में देखा जाए तो 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें एक को हम कहते हैं इसको मूल रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें 2 भागों में कौन सा है, तो इसमें एक को आप कह सकते हैं कि धर्म की दृष्टि से, पहले को आप कह सकते हैं धर्म की दृष्टि से। एक तो धर्म की दृष्टि से होता है, और दूसरा वस्तु या आप कह सकते हैं पदार्थ की दृष्टि से। पदार्थ की दृष्टि से, की दृष्टि से, यानी हम देखें तो संज्ञा को मूल रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो धर्म की दृष्टि से, और दूसरा जो है पदार्थ की दृष्टि से या वस्तु की दृष्टि से। इसमें अगर आप देखें धर्म की दृष्टि से कौन सी संज्ञा हमारी आएगी, तो धर्म की दृष्टि से इसमें आएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और वस्तु या पदार्थ की दृष्टि से क्या आएगा, तो इसमें शेष जो बचता है वही आ जाएगा। जैसे इसमें आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा इसमें आता है समूहवाचक, दूसरा इसमें समूहवाचक, तीसरा आएगा जातिवाचक,
और इसी में एक आएगा आपका द्रव्यवाचक। तो मूल रूप से संज्ञा के जो दो प्रकार किए गए हैं उसमें एक को कहा गया है कि धर्म की दृष्टि से, दूसरा जो है वस्तु की दृष्टि से जो बंटवारा किया गया है, इसमें भाव की प्रधानता दी गई है। यानी किसी चीज के गुणधर्म क्या हैं, उस आधार पे उस वस्तु का नेचर क्या है, उसके आधार पे जो नामकरण हुआ है उसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर रखते हैं। बाकी जो है पदार्थ या वस्तु की दृष्टि से जो होता है तो इसमें व्यक्तिवाचक भी आएगा, समूहवाचक भी आएगा और जातिवाचक भी आएगा और द्रव्यवाचक आएगा। अब आती है बात की संज्ञा के जो तीन प्रकार कुछ किताबों में लिखा हुआ है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे तीन प्रकार होता है। तो इसमें आप देखें, इसमें आप देखें इसमें देखें, जैसे तीन प्रकार कौन से बताए गए हैं, यानी बहुत से नहीं, कुछ लोग जो है संज्ञा के तीन भेद मानते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि कुछ लोग संज्ञा के तीन भेद मानते हैं, तीन भेद मानते हैं, तीन भेद मानते हैं। उसमें तीन भेद कौन कौन से वो जो मानते हैं, उसमें है आपका जो तीन भेद में मानते हैं उसमें आपका है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें जातिवाचक संज्ञा पहला हो गया। दूसरा आपका मानते हैं थोड़ा सा क्रम हम गड़बड़ कर रहे हैं, पहले व्यक्तिवाचक को ले लिया जाए तो सही रहेगा। तो पहले में आएगा आपका व्यक्तिवाचक, क्रम बदल जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो आता है भाववाचक संज्ञा। ये तीन संज्ञाएं जो है लोग मानते हैं, कुछ लोग। इसमें जो यहां अगर आप देखें तो इसमें जो है, इसमें समूहवाचक, इसमें जो आता है आपका समूहवाचक, इसमें यहां से इसमें देखिए, एक तो एक आता है आपका समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दो संज्ञाएं व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है इन दोनों को जब व्यक्तिवाचक में जोड़ देते हैं तो संज्ञा का जो प्रकार है वो आपका तीन आ जाता है। अन्यथा इनको अलग अलग लिखा जाए तो संज्ञा पांच प्रकार की होती है। लगभग सभी किताबों में सभी तरह से आपको संज्ञा पांच ही प्रकार की पढ़नी है, लेकिन कुछ किताबों में लिखा हुआ है तो इसलिए उसको भी जानना चाहिए कि भाई तीन भी पूछ लेता है, इसका मतलब
कुछ लोगों के द्वारा या कुछ मतों के द्वारा संज्ञा कितनी प्रकार की है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं संज्ञा के भेद। इसमें देखते हैं इसमें आपका देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, या आप कह सकते हैं कि ये सर्वमान्य लोगों द्वारा जो भेद बताया गया है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं, उसी को लेकर चलना है, उसी को पढ़ना है। तो इसके 5 भेद बताए गए हैं, 5 भेद बताए गए हैं, आप जानते हैं। इसमें पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका जाति वाचक संज्ञा। तीसरा है इसमें समूहवाचक संज्ञा। चौथा आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है आपका भाववाचक संज्ञा। इन पांचों को हम लोग क्रम से देख लेते हैं कि इन पांचों में क्या है। तो आपको अगर परीक्षा में पूछता है, या आप जानते भी हैं कि संज्ञा के सर्वमान्य मतों द्वारा संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। इसमें देखते हैं हम लोग, पहले को देखते हैं। आइए पहले को देखते हैं, ठीक है। तो पहला आपका इसमें संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, में ध्यान देने वाली चीज है। तो जो संज्ञा शब्द या जो नाम बताने वाले शब्द हैं, उससे किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के नाम का बोध होता हो या पता चलता हो, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लेना है। अब जैसे मान लीजिए देखा जाए तो जितने भी समुद्रों के नाम हैं, वो सारे जो है जातिवाचक व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। हिंद महासागर है, अटलांटिक है, या प्रशांत महासागर है, अंध महासागर है, बहुत सारे जितने भी, आर्कटिक महासागर है, तो जितने भी महासागर हैं उन सागरों के नाम व्यक्तिगत में आ जाएगा। दूसरा अगर देखना चाहें आप, तो चौराहों के नाम, चाहे किसी भी शहर के किसी भी मोहल्ले में हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 2 या 4 चौराहों का नाम एक हो जाए। तो चौराहों के नाम आप देखें, चौक है, गोलघर है, घंटा घर है, जहां भी इस तरह से शहरों में नाम है, तो सबके जो है अलग अलग होते चले जाते हैं। इसके अलावा गोलघर, घंटा घर, चौक, ये सब तो लगभग सारे शहरों में मिलता है, लेकिन उस शहर में फिलहाल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए दिनों के नाम, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको कि दिन आप कहें तो उसमें रिपीटेशन का कहीं कोई गुंजाइश हो। तो दिनों के नाम व्यक्तिगत होते हैं, यानी कोई दिन का नाम लेते हैं तो उससे उसी दिन का ज्ञान होता है। इसके अलावा समाचार पत्रों के नाम, दैनिक है, भास्कर है, जितने भी आप नाम लेते चले जाएंगे, सारे पत्रों के नाम भी व्यक्तिगत रूप से होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक पत्र का नाम लेने का मतलब एक ही का ज्ञान होता है। इसके अलावा जैसे आप उत्सवों का नाम ले लें, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, जितने भी त्योहार हैं वो भी व्यक्तिगत हैं, ठीक है। भवन इमारतों के नाम आप देखे होंगे, विश्व में, भारत में हर जगह भवनों के अलग अलग नाम है, वे भी व्यक्तिवाचक हैं। इसके अलावा आपका जैसे पटना है, गंगा है, राम है, श्याम है, ये जितने नाम आप दे इस तरह से ले रहे हैं जिससे एक का ज्ञान हो रहा है, वो सारे के सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे पटना है, पटना, गंगा, रमेश, रमेश, गिरजेश, गिरजेश, ठीक है। मान लीजिए और भी बहुत सारा जो भी नाम है इस तरह से, तो सब के सब इससे जो है एक का ही पटना हो सकता है विश्व में और हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि पटना नाम से कोई और जगह न हो सकता है, बहुत बड़ा दुनिया है। लेकिन जब पटना कहा जा रहा है तो भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में चर्चित है, तो बिहार में तो नहीं होगा। केवल पटना कहने का मतलब सीधे बिहार के राजधानी से ही लेते हैं। गंगा हो सकता है इस समय और भी किसी नदी का नाम हो, लेकिन नहीं, जो सर्वाधिक चर्चित और वो नाम है भारत के लिए पवित्र नदी, रमेश, गिरजेश जो भी हो सकते हैं, हो सकता है एक ही मोहल्ले में, कई बार तो एक ही परिवार में भी हो सकता है कि वही नाम रिपीट होता हो। जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन के राजघरानों में, हमारे दक्षिण भारत के घरानों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अष्टम, खष्टम और 16वां तक, लोई 16वां, 14वां ऐसे चला गया। तो कम से कम अगर एक मोहल्ले में एक जाति के एक ही जो पटदारी या कह लीजिए कि पड़ोस में अगर कोई नाम है, तो उसमें भी या तो हमारे भारत में तो टाइटल से अलग हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो मान के चलिए सीनियर या जूनियर लग जाएगा, छोटा या बड़ा लगा करके उसको हम कैटेगरी वाइज कर देते हैं। यानी जब कहा जाएगा बड़ा रमेश या छोटा गिरजेश, तो छोटा या बड़े का ही ज्ञान, तो जिससे एक का ज्ञान हो उसे ही हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आइए हम देखते हैं दूसरा जो आपका है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा की हम बात करते हैं, यानी जिस, ये आप कह सकते हैं कि एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों या जीवधारियों की पूरी जाति का जो बोध कराता हो या पूरे वर्ग का जो ज्ञान प्राप्त कराता हो, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति में पूरे का पूरा वर्ग या वो पूरा कुनबा उसमें शामिल होता है। एक कहने का मतलब उसमें उस गुण धर्म को रखने वाले वो सारी वस्तुएं, सारे जीवधारी आ जाते हैं। जैसे आप देखें, मानव जाति कहा जाता है, मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है मानव जाति, अगर मानव जाति को हम ले लें तो मानव होने के लिए कुछ खास गुणधर्म होते हैं, उसी के आधार पर हम उस कैटेगरी में या उस वर्ग में शामिल करते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वह जो है वस्तु एकदम पास पास हो, भिन्न भिन्न हो, दूर भी हो सकती, लेकिन इसमें देखें तो कुछ गुण धर्म खास होगा। जैसे मान लीजिए मानव होने के लिए, चाहे वो अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो या कांगो बेसिन का हो, कहीं का भी मानव हो, तो मानव होने के लिए कुछ खास गुण धर्म है। जैसे मान लीजिए पहला गुण धर्म कि 2 पैरों पर चलने की क्षमता हो, 3 डायमेंशनल आइज हो, त्रिविमीय आंख हो। तीसरी शर्त होती है कि मेधावी मस्तिष्क हो, क्योंकि भाषा संचार जो है इस पृथ्वी पर जो सुचारू रूप से करने वाला प्राणी तो मानव है। इसके अलावा उसे उसके स्वचालित अंगूठे हों, अंगूठा हट जाने से कार्य क्षमता बहुत अधिक घट जाती है। तो मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास स्वचालित अंगूठे हैं। इसके अलावा जो मेधावी मस्तिष्क है ये बहुत जरूरी है। तो ये 4-5 चीजें अगर किसी भी मानव जैसी संरचना हो या न हो, उसमें ये सारे गुण अगर मिलते हैं तो हम आप कह सकते हैं कि
वो मानव जाति का है। क्यों? क्योंकि कुछ खास गुण धर्म रख रहा है, तभी उसको उस जाति में हम रख रहे हैं। अब ये चीज, जितनी चीजें हमने बताया कि दो पैरों पर चलने की क्षमता हो, स्वचालित अंगूठा हो, त्रिविमी आंख हो, मेधावी मस्तिष्क हो, ये सब जो गुण उसमें है, तो उसे आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये मानव जाति का है। अब चाहे रूप रंग उसका कुछ भी हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, उसको हम इस जाति में मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जन्म एक जैसा है। जैसे आप कहते हैं पर्वत, आप कहते हैं पर्वत, तो पर्वत होने के लिए भी एक विशेषता है भाई, जिसमें तीखी ढाल हो, जिसकी जो संरचना है वो रवादार कठोर चट्टानों से जिसका निर्माण हुआ हो। अब इस तरह की संरचना विश्व के किसी भी क्षेत्र में मिलती है तो उसे उस जाति का ही हम कहेंगे, चाहे वो हिमालय की पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण भारत की पहाड़ियां हो, या जो विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियां हैं अरावली की, चाहे वो उसमें रखे, या विश्व के अन्य देशों की जो पहाड़ियां हैं, उन सभी को इसमें हम ले लेंगे, क्योंकि सभी की संरचना एक खास गुणधर्म के आधार पे हुई है। इसी तरह से जब आप कहते हैं गाय, घोड़ा, घोड़ा या और किसी वस्तु का नाम आप लेते हैं, तो गाय कहने का मतलब, अब उसमें गायों में तो बड़ी वैरायटी होती है कि हरियाणा है, या उसमें साहिवाल है, फ्रीजियन है, जर्सी है, देसी गाय है, कौन सी गाय है ये मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि गाय का एक खास गुण धर्म होता है कि सीधी सादी जानवर है, चौपाया है, दूध देती है, बछड़े देती है। तो ये जो गुण धर्म रखते हैं, तो उसकी क्वालिटी के आधार पे आप इसमें कह सकते हैं। आप कहते हैं घोड़ा, घोड़ा की भी एक विशेषता है, तेज दौड़ने वाला है, उसकी और जो सारी विशेषताएं हैं, उस आधार पे चाहे वो अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, या ब्रिटेन का हो, उन सभी को इस जाति में हम रखेंगे, क्योंकि सबके गुणधर्म एक है। एक चीज, दूसरा चीज, एक हमें भी जो पहला बताए हैं व्यक्तिवाचक। देखिए, व्यक्तिवाचक में होता है कि कोई जरूरी नहीं है, व्यक्तिवाचक में नहीं, लेकिन जातिवाचक में दूरी मायने नहीं रखती है। यानी चाहे अमेरिका में हो, कहीं का हो, उसको उस जाति में हम रख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जातियों का घर है भारत, इसमें मान लीजिए एक शब्द आता है आपका, मान लीजिए पंडित। पंडित, पंडित शब्द आ गया, ब्राह्मण शब्द आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि विश्व के अन्य देशों में नहीं, भारत से ही गए हैं, लेकिन आज वहां के निवासी हो गए हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो वहां की नागरिकता के आधार पे उनको अमेरिकन या कहीं कुछ भी आप नामकरण कर सकते हैं। लेकिन पंडित होने का एक जो गुण धर्म है, वेद पाठी हैं या वो सात्विक विचार के होते हैं, अध्ययन, जो हमारा जो पौराणिक जो वैदिक जो है उसमें उनकी विशेषता बताई, उसके आधार पे, वो अलग बात है, आज आधुनिकता के दौर में अलग अलग पेशे अपना लिया गया। लेकिन ब्राह्मण होने का एक खास जो है गुणधर्म होता है, उस आधार पे चाहे अब वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, अमेरिका में रह रहा हो, विश्व के किसी भी देश में रह रहा हो, तो उसे आप जो है ब्राह्मण या पंडित की श्रेणी में रख देंगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, इसमें दुबे, चौबे और पता नहीं और भी मिश्रा, इस तरह से बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन सबसे पहले एक ब्राह्मण लग गया तो उसकी हम कैटेगरी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सबकी विशेषता या गुण एक जैसा है। तो एक जैसा गुण, एक जैसी विशेषता को धारण करने वाले लोगों में को या उन वस्तुओं को इस आधार पे हम जातिवाचक, क्योंकि एक जाति का होने के लिए कुछ खास गुण धर्म होने अनिवार्य है। और इसमें भौतिक दूरी ध्यान रखना है, भौतिक दूरी मायने नहीं रखती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी जात या किसी धर्म विशेष के सब लोग इकट्ठे मिल जाए। जैसे हमने कहा पर्वत, तो ऐसा नहीं है कि विश्व के सारे पर्वत इकट्ठे आपको मिल जाए, नहीं।
अब वो चाहे अटाकामा की पहाड़ियां हो, चाहे जो है ब्लैक फॉरेस्ट की हो, विश्व के भिन्न भिन्न देशों की पहाड़ियां हो, लेकिन उनका गुणधर्म तो लगभग एक जैसा होता है, तो इसलिए उसको एक जाति में हम मान लेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा इसमें आता है तीसरा इसमें आता है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। देखिए, समूह का मतलब होता है जाति और समूह में कोई विशेष अंतर नहीं है। जाति और समूह में मुख्य रूप से अगर आप देखें तो अंतर आपको दिखाई देता है भौतिक दूरी का, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे ही आपको दिखाई देते हैं, लेकिन भौतिक दूरी के हिसाब से आप देखें तो अंतर करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखें कि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के पूरे समूह का, वहां पूरी जाति का हो रहा था, यहाँ पूरे समूह का बोध हो रहा है, लेकिन समूह और जाति में अंतर यहाँ कौन करा रहा है? तो करा रहा है आपका भौतिक दूरी। भौतिक दूरी, जाति में भौतिक दूरी का कोई लिमिट नहीं, लेकिन इसमें जो है भौतिक दूरी का महत्व है। यानी अगर भौतिक दूरी ज्यादा हो गई तो उन समूहगत वस्तुओं को समूह में हम नहीं रखेंगे। इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे कक्षा है, भीड़ है, सभा है, टोली है, जत्था है, और सैनिक टुकड़ी है। सैनिक टुकड़ी है, सैनिक टुकड़ी है। इसके अलावा पुंज है, पुंज है, ढेर है, ढेर है, पुंज है, ढेर है। ठीक है, बाजार देखें, बाजार भी इसमें आएगा। बाजार, इसमें बाजार आ जाएगा, श्रृंखला आ जाएगी, श्रृंखला, श्रृंखला आ जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो गुच्छा, गुच्छा आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपका हो जाएगा। जैसे और भी लेंगे तो इसमें आप ले सकते हैं, परिवार को भी आप ले सकते हैं, परिवार, पुस्तकालय ले सकते हैं, पुस्तकालय, पुस्तकालय। इसमें देखें कक्षा आया हुआ है, कक्षा, एक या दो बच्चों के बैठ करके पढ़ने से उसे हम कक्षा नहीं कह सकते, क्योंकि कक्षा होने के लिए जरूरी है कि एक न्यूनतम जो एक संख्या होती है बच्चों की, वो होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लास में और वो बच्चे एक लिमिट
होती है उनके बैठने की, एक दूरी उनकी फिक्स होती है। अब ऐसा नहीं है कि एक कमरे में 4 कोने हैं और 4 कोनों पे आप 4 बच्चों को बैठा दें, बीच में एक को बैठा दें, तो कक्षा चल रही है, नहीं। यानी एक सामान्य दूरी जो उनको लिखने में असुविधा ना हो, बैठने में असुविधा ना हो, उसके अनुसार बच्चों को बैठाया जाता है। अब वो संख्या 1-2 नहीं, यानी 1-2 से ज्यादा होगी, यानी उसमें 5, 6, 10, 15, यानी जहां संख्या की बात हम करेंगे तो 1-2 से तो ज्यादा ही होगा, तभी उसको हम समूह में रख पाएंगे। तो इसको भी आप कर सकते हैं। भीड़, आप देखते हैं आकर्षण का कोई एक केंद्र बिंदु होता है और जैसे कोई घटना घटित होती है तो उसी आकर्षण के इर्द गिर्द बिंदु के चारों ओर पल भर में भीड़ खड़ी हो जाती है। और भीड़ एक जानते हैं सबसे बड़ी बात उसमें होती है, अन्योन्यता का शिकार होता है व्यक्ति, इसीलिए कहा जाता है भीड़ से बचना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जो है उसमें मान के चलिए उस भीड़ में 95% वास्तविक स्थिति क्या है, यथार्थ क्या है, इसका पता नहीं रहता है। बस एक दूसरे के पीछे भीड़ देखा तो खड़े हो गए, अगले से पूछता है आगे क्या हुआ है। शुरुआती दौर में 2-4 देखे हैं वही जानते हैं, वो कहते हैं अच्छा रुकिए पता करके बताते हैं। तो भीड़ में आप देखें तो उसमें लेबर भी होगा, चोर चाई जो भी होगा, एक डॉक्टर इंजीनियर या संभ्रांत घर का या एकदम और भी दरिद्र घर का जो भी है, हर तरह के लोग कंधे से कंधा मिला करके एकदम सट करके जो है उस घटित घटना क्रम को देखते हैं कि क्या घटा है, क्या हुआ है, तो एकदम पास पास होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक आदमी यहाँ हो, एक आदमी 100 मीटर, एक 200 मीटर, एक 500 मीटर पे खड़े हो और कहें वहां खुद भीड़ लगी थी, नहीं। भीड़ होने के लिए एक न्यूनतम जो दूरी होती है वो होना अनिवार्य है। इसी तरह से सभा, सभा में भी आप देखते हैं सभा होती है तो 2, 4, 10, 20, 50, हजारों लाखों की सभा हो सकती है, उसमें भी संख्या होती है, सामान्य दूरी पर लोग बैठते हैं। इसमें टोली, टोली में 5 से लेकर के 10, 20, 100, 50, इसमें भी टोली बन सकती है। इसमें भी जो जब वो निकलते हैं एक टोली के रूप में तो एक न्यूनतम दूरी उनके बीच होती है। जत्था, जत्था भी टोली की तरह ही है, इसको भी आप कह सकते हैं, इसमें भी न्यूनतम दूरी। सैनिक टुकड़ी, सेना की टुकड़ी अगर कहीं हाई अलर्ट घोषित होता है, सेना की टुकड़ी बटालियन लगा दिया जाता है 2-4 और वो मार्च करती है, तो ऐसा नहीं है कि एक जो है 1 किलोमीटर, एक दो है 500 मीटर, ऐसे करके दूर दूर नहीं, यानी 15, 20 या 100, 500 जितने की टुकड़ी निर्धारित की गई है वो पूरी टुकड़ी साजो सामान के साथ एक साथ चलती है, एक साथ निकलती है, जिससे दहशत फैलता है और पास पास होते हैं, इसमें भी दूरी नहीं। पुंज आप देखें, पुंज जो होता है, अब चाहे आप टार्च मारे या प्रकाश का पुंज देखें तो ऐसा नहीं है, वो जो छोटे छोटे मंडल होते हैं उसमें पुंज के, वो दूर दूर नहीं होते, वो भी एकदम पास में जाते हैं, तब वो चीज हमको दिखाई देती है। ढेर, ढेर का मतलब होता है किसी भी चीज का ढेर लगा सकते हैं। गांव में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं मेरे यहाँ तो अनाज का ढेर लगा है, आम की फसल हो या किसी अन्य जो है कृषि से संबंधित फसल हो या कोई ऐसी चीज बन रही हो जो छोटी छोटी चीजें ज्यादा मात्रा में, तो जब बहुत ज्यादा यानी 2-4 डलिया, 10 डलिया, 2-4, 10 बोरे या और मात्रा में इकट्ठे गिरा दिए जाते हैं और जब दाने के ऊपर दाना लग जाता है तो चढ़ा रहता है, यानी जिसमें आप कह सकते हैं दूरी नहीं है, उसको आप कहते हैं ढेर लग गया। कई बार जो है लड़ाइयों में लोग कहते हैं लाशों की ढेर लग गई, यानी जहां अनगिनत लोग मारे गए हों, हजारों की संख्या में मारे गए हों, ऐसे लोगों को का जो इकट्ठा हो जा शव किया जाता है तो ढेर लग जाता है, किसी भी चीज का ढेर हो सकता है। बाजार भी देखते हैं, ये भी एक समूह है। बाजार में बहुत दूर दूर नहीं लोग होते, श्रृंखला में भी यही हाल है, गुच्छा में भी यही हाल है। अंगूर होता है तो आपने देखा होगा, जैसे एक डंठल पकड़ के उठाते हैं, उसमें 10, 20 या 50 दाने लगे हैं तो सब लगभग सटे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर होते हैं। इसी तरह से परिवार, परिवार को भी आप कह सकते हैं कि यह भी एक समूह है, क्योंकि समूह होने के लिए भी कुछ शर्तें हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जाति की तरह, इसीलिए हमने कहा जाति और समूह में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर बेसिक रूप से अगर कहीं है तो भौतिक दूरी को लेकर के है। इसमें भी देखें परिवार में भी संख्या होती है,
भाई 2 का हो सकता है, 4, 10, 20 जो भी है, तो इकट्ठे होते हैं लोग, पास-पास होते हैं, तब उनको हम परिवार कहते हैं। वही परिवार कहीं दूर चला जाता है, तो वो दूसरे परिवार में काउंट होने लगता है। इसी तरह से पुस्तकालय, 1-2 किताब रख के तो पुस्तकालय बनता नहीं है, यानी उसमें हज़ारों, 500, सैकड़ों की संख्या में किताबें जब इकट्ठी कर दी जाती हैं, तो उसे पुस्तकालय कहते हैं। तो आप देखें, व्यक्तिवाचक में एक का, एक वस्तु हो, एक जीवधारी हो, एक का ज्ञान कराता है। दूसरा जातिवाचक में उस पूरे जाति का या पूरे वर्ग का जो शब्द ज्ञान कराए, उसे हम कहते हैं जातिवाचक। जातिवाचक में भौतिक दूरी मायने नहीं रखती है, अर्थात उस जाति का या उस वर्ग का जो वस्तु है, वो विश्व के किसी भी कोने का हो सकता है, कोने में निवास कर सकता है, रह सकता है। लेकिन जब हम नाम लेंगे तो उसमें उसका भी अंश या वो भी कह लीजिए शामिल है। जैसे हमने अभी आपसे कहा कि पर्वत है, पठार है? जंगल शब्द आप कहते हैं, वन है? नदियां आप कहते हैं, तो चाहे भारत की हो, चाहे विश्व के देशों की, अन्य देशों की नदियां हो, सारी नदियां आगे, क्योंकि सारी नदियों की एक खास विशेषता होती है, हमेशा ढलान पे चलती हैं, अनवरत रूप से निर्झरी उनको कहा गया, अनवरत रूप से आगे बढ़ती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो नदी होने के लिए 2 तटों के बीच में चलेगी, तो ये जो विशेषता धारण करेगी, चाहे वो इंडिया की नदी हो, चाहे ब्रिटेन या अमेरिका की हो, उसे हम नदी की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन इसमें दूरी मायने नहीं रखती है, ठीक है। समूह में हमने कहा कि समूह भी जाति जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर उसी का है कि इसमें भौतिक दूरी मायने रखती है। यानी हर हाल में उस समूह का अगर सदस्य माना जाए या उस ग्रुप का उसे रखा जाए, तो उसकी दूरी नहीं होनी चाहिए, या कह सकते हैं न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। जैसे इन सारे उदाहरणों में आप देखें, कक्षा है, भीड़ है, सभा है, टोली है, जत्था है, सैनिक है, पुंज है, ढेर है, बाजार है, श्रृंखला है, गुच्छा है, परिवार है, पुस्तकालय, ये सब के सब देखें तो न्यूनतम दूरी वो दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अगला, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, जिस शब्द से, यानी जिस नाम से या जिस शब्द, क्योंकि नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहा गया, तो यानी जिस शब्द से किसी माप तौल वाली वस्तुओं का पता चलता हो या बोध होता हो, तो उसे हम कहते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, या जिनको आप तौल सकते हैं, माप सकते हैं किसी पात्र से। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी सामान हैं जिनको काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन काउंट करना उनका बहुत जो है श्रम साध्य हो जाएगा। जैसे हमारे घरों में मान लीजिए चावल है, चीनी है, दाल है, ऐसा नहीं है कि उसको काउंट किया जाए तो काउंट नहीं होंगे। लेकिन समस्या क्या आएगी कि अगर कहा जाए घर में कि चावल गिन के बनाना, तो अंदर से यही आवाज आएगा कि कल नहीं परसों खाने आना, क्योंकि भाई चावल श्रम साध्य हो गया। ऐसे जो है तो काउंटेबल, कोशिश करने पे हो सकता है। लेकिन ऐसे चीजों को हम क्या करते हैं, किसी पात्र से या तो उसको माप देते हैं या फिर उसको तौल देते हैं। तो मापने और तौलने वाली वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम इसमें रहते हैं रखते हैं, उसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें बहुत सारी वस्तुएं आएंगी, तरल भी आएगा, ठोस भी आएगा, तो इसमें बहुत सारे हैं। जैसे आपको हैं, देखते हैं, द्रव्यवाचक, ठीक है। द्रव्यवाचक जो है में वस्तुओं में कौन कौन आएगा, जैसे आपका तेल है,
जैसे इसमें आपका तेल है, घी है, ठीक है, सिरका है, सिरका है, तेजाब है, या जितने भी एसिड आप कह सकते हैं, या जितने भी लिक्विड वाले आइटम हैं, ठीक है, वो सारे आ जाएं। तेल, घी, सिरका, तेजाब, पानी, दूध, है? पानी है, दूध है, तेल, घी, जितना भी आप कह सकते हैं सब इसमें आ सकता है, क्योंकि द्रव्य का नाम आपने ले लिया। तो इन वस्तुओं को आप गिनते नहीं है, या तो इनके लिए कोई पैमाना एक सर्वमान्य होता है जो हमारे यहाँ गांवों में या शहरों में चलता है। पुराने समय में तो अलग अलग पैमाने होते थे। आज तो एक कह लीजिए कि पूरे जो मानक पे खरे उतरते हैं उनको सरकार वाच भी करती है, ऐसे पैमानों का जन्म दे दिया गया। लेकिन पहले जो है गांव में कुछ अलग पैमाने होते थे, तो उससे हो सकता है। या दूसरा, जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाने पीने की, खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं हैं। खाने पीने की वस्तुओं में आप देखें तो इसमें कौन आएगा? चावल है, इसमें चावल, चीनी, गेहूं है, चावल है, चीनी है, गेहूं है, दाल है, जितना भी आप इसमें काउंट करवाएं वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वस्तुएं इसमें आ जाएंगी। इन सभी वस्तुओं को आप देखें तो या तो इनको जो है मापने का काम किया जाता है, इनका मापन होता है किसी पात्र से, या फिर इनको हम क्या करते हैं, तौल देते हैं, तौल देते हैं इनको। दो तरीकों से इन वस्तुओं को मापा जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा में यही कहा गया कि जिस संज्ञा शब्द से माप या तौल करने वाली वस्तुओं का पता चलता हो उसे हम कहेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें अभी आप देखें तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, इन सभी का कोई न कोई एक पैमाना होता है, क्योंकि हर वस्तु, हर चीज एक ही पैमाने से मापी नहीं जाती है। तो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन उनको हम या तो माप लेते हैं या फिर उनको तोल लेते हैं। ऐसे का ज्ञान कराने वाले वस्तुओं को ही कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है आपका भाववाचक संज्ञा, अंतिम है और पांचवा। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या परिभाषा है? यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, दिशा, धर्म का पता चले, या उसकी स्थिति या अवस्था का पता चले, यानी कोई चीज किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, अगर इसका भी ज्ञान करा रहा है वह शब्द, तो उससे हम इसको भाववाचक के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिनसे शब्द मूल कुछ और होता है, लेकिन उसी में विशेषता जब हम जोड़ते हैं तो उसका भाव कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको परिभाषा बताया कि जिस शब्द से किसी
वस्तु व्यक्ति के दशा, गुण, धर्म, स्वभाव, परिस्थिति, स्थिति, अवस्था का जो ज्ञान कराए उसे ही हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे शब्द हैं इसमें, देखें मोटी मोटा में देखते हैं, फिर इसके बारे में अभी हम देखते हैं जैसे लिखना जैसा लिखा गया। जैसे जैसे यहां देखें, मान लीजिए बचपना है, बचपना है, मान लीजिए बुढ़ापा है, बुढ़ापा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे जिनसे आप देखें तो उससे जो है भाव निकलता है। जैसे आप कहते हैं बचपना है या बचपन है, तो बचपना शब्द से बच्चा से बचपना, ठीक है, तो बच्चा शब्द है, बच्चा शब्द है और बच्चा से आपने बनाया बचपना, तो बच्चा कहने का मतलब और बचपना यानी उसकी एक विशेषता की आप बात कर रहे हैं। जैसे कोई कहेगा अरे अभी उसमें फला नाम रखे, जैसे कहा उसमें अभी बचपना है या वो अभी बच्चा है, बचपन है उसका, तो तुरंत आपके आंखों के सामने एक छवि तैर जाएगी, यानी छोटा सा नन्हा सा बच्चा होगा, नटखट होगा, बदमाश होगा, जो भी होगा, उसकी तोतीली बेलियां आकर्षित करेंगे, ये सारे सपने आपके सामने उसमें एक घूम जाएंगे। ऐसे जब आप कहते हैं किसी के बारे में बुढ़ापा, मान लीजिए किसी सभा में सारे लगभग यंग बैठे हों, एक थोड़ा सा कम अधिक उम्र का कोई व्यक्ति हो उन सबों में, तो उसमें कहा जाए अधिक उम्र या बुढ़ापा वाले लोग खड़े हो जाएं, तो सारे तो नहीं खड़े होंगे, बुढ़ापा का मतलब वही उसी व्यक्ति की बात की जा रही है तो वही खड़ा होगा। तो बुढ़ापा शब्द आते ही आपके मानस पटल पर एक दृश्य जो है तैरने लगता है कि यानी शारीरिक अवस्था उनकी अच्छी नहीं होगी, लाठी के बल के सहारे या किसी अन्य के सहारे चलते होंगे, उठने बैठने में हर तरह से उनको शारीरिक रूप से अक्षमता नजर आती होगी और वो परेशान होंगे। तो ये शब्द बुढ़ापा देखें तो एक भाव पैदा कर रहा है, एक भाव पैदा कर रहा है, एक अवस्था या स्थिति का ज्ञान करा रहा है। तो ऐसे जो शब्द जो किसी स्थिति या अवस्था का या किसी धर्म या गुण या दोष के तरफ इशारा करते हैं या उनको बताने का काम करते हैं, उसे ही हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे आप देखें कैसे जो है शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनेगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है लड़का, तो लड़का से लड़कपन, लड़का से क्या बन जाएगा, लड़कपन बन जाएगा। मान लीजिए कोई चोर है, मूल शब्द में ही हमको भाव पैदा विशेषता लगा करके करना है, वही भाववाचक बन जाएगा। जैसे चोर है तो उसका गुण क्या है, चोरी है, चोर है तो चोरी करेगा। मान लीजिए कोई शब्द है पशु, मान लीजिए शब्द है पशु, अब पशु है तो कुछ खास गुण धर्म के आधार पे पशु नामकरण दिया गया और उस प्रवृत्ति के अनुसार जो उसका गुण होगा उसे हम कहेंगे पशुता। पशु है तो उसमें पाश्विक प्रवृत्तियां होंगी। इसी तरह से मान लीजिए कोई शब्द आपको दिया हुआ है अपना, अपना का जब इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपनत्व हो जाएगा। अगर कहीं अपनत्व लिखा हुआ है तो ये मूल शब्द है, आप कह सकते हैं इसको मूल शब्द है, और ये जो है विशेषण लगने के बाद आ रहा है, यानी भाव इसमें जुड़ने के बाद आ रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अपना है तो अपनत्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गरीब है, गरीब है
तो गरीब है तो गरीबी हो जाएगा, गरीबी हो गया। गरीब शब्द, अगर इन शब्दों को आप देखें, ठीक है, तो ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक तक इसमें काउंट हो सकते हैं, यानी इनका नामकरण ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन इनको जब हम करेंगे तो ये केवल भाव की बात कर रहे हैं कि कोई वस्तु का क्या गुण है, क्या धर्म है, उसके हिसाब से ये बात होती है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम आपको दिखा दें। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है मीठा। अब मीठा से जो शब्द हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? मिठास बनेगा, कि भाई इसमें बड़ी मिठास है। तो मीठा या मिठाई शब्द जब कहेंगे तो वह जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, वह संज्ञा है। अब संज्ञा में जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक है, या द्रव्यवाचक है, उस संज्ञा की हम बात नहीं कर रहे हैं। यानी यह जो है उन चारों में से कोई हो सकता है। लेकिन ये जब हम कहते हैं मिठास शब्द, तो इसका मतलब ये भाव को बता रहा है, इसके गुणधर्म को बता रहा है। ठीक है, ऐसे और भी शब्द है। जैसे मरना मान लीजिए है, मरना एक शब्द आया हुआ है। ठीक है, मरना, मरना तो मुख्य शब्द हो गया, लेकिन मरना को हम क्या लिखते हैं? मार। मार शब्द आप लगा देते हैं तो ये विशेषता हो गया। यानी मरना और मार करना, मारना अलग चीज हो गया। तो ये मरना से मार जो है आपका इसमें आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कहीं शब्द आया हुआ आपका चढ़ना, चढ़ना, तो चढ़ना से अगला शब्द क्या बनेगा? चढ़ाई बनेगा। मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूं, आगे जो है विशेषण जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें विशेष शब्दों में ही जो है कुछ लगा करके हम विशेषण बनाते हैं। यानी मूल शब्द में कुछ विशेषता वाले शब्द जोड़ करके ही हम विशेषण बना लेते हैं। तो जो विशेषण बनाते हैं आप वही कह सकते हैं कि वही जो है भाववाचक संज्ञा है। इसीलिए इसको हम और भी शब्दों को दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है खेलना, खेलना, तो खेलना का मूल शब्द खेलना है। इसमें जो विशेषता वाला शब्द क्या बनेगा? खेल। यानी खेल एक विशेषता वाली चीज हो गई। खेलना जो है व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, लेकिन खेल का मतलब एक भाव पैदा कर रहा है, एक यूनिटी या कुछ लोगों के बीच में होगा, वो होगा। जैसे आप कहते हैं दूर, तो दूर से क्या बनेगा? दूरी। दूर शब्द जो है एक दूर का एहसास करा रहे हैं। दूरी का मतलब एक उसमें विशेषता आ रही है, बहुत दूरी है या कम दूरी है। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं गर्म, गर्म, और यहां आप कहते हैं गर्मी। इसमें आप कहते हैं गर्मी, गर्मी आप कह दें। ठीक है, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कठोर, कठोर, तो कठोर से क्या होगा? कठोरता। कठोर तो उसका नाम ही है, यानी वह मूल है, लेकिन उसकी एक विशेषता क्या है कि वो कठोरता है। कठोर शब्द से ही उसके कड़ेपन का या उसकी स्थिति का पता कुछ हद तक चल रहा है। लेकिन कठोरता का जब भाव लेंगे यानी एकदम सख्त है, बहुत ही हार्ड है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक शब्द आपको हम दें थकान। ठीक है, जैसे एक शब्द है, मान लीजिए हम दे रहे हैं थकना, थकना, तो थकना का क्या हो जाएगा? थकान हो जाएगा। थकना का हटा देते हैं इसको। ठीक, तो थकना का आपका हो जाएगा थकान, थकान, थकना का थकान हो जाएगा।
इसी तरह से मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है हरा, तो इसकी विशेषता वाला शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हरियाली। हरा से हरियाली। हरा कह देने से रंग का केवल बोध हो रहा है, लेकिन हरियाली कहने से एक विशेषता उभर करके आ रही है कि यानी वह जो चीज, जो वस्तु या जो कुछ भी है वो एकदम हरा हरा दिख रही है, हरियाली छाई हुई है, तो उसको हम कहेंगे हरा से हरियाली आपका बन रहा है। ऐसे जो है मान लीजिए कहीं आप लिखे हैं शिव, शिव का मतलब हुआ भगवान शिव, लेकिन जब आप कहते हैं शिवत्व, शिवत्व, अब शिवत्व शब्द जो है, शिवत्व जो शब्द है, शिवत्व जो शब्द है, ये जो है आपको ये बता रहा है कि उसके अंदर कौन से गुण हैं, किस तरह जो है उसके अंदर शिव का अंश आ गया है या शिव की भक्ति के प्रति वह समर्पित हो गया है, तो शिवत्व हो गया, या शिव के लिए जो वो चीजें रखी गई हैं शिव से अलग हो रही हैं। या आप कहते हैं जैसे मान लीजिए गांधी जी, गांधी, अब गांधी जी कहने से तो केवल एक गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का ही ख्याल आता है, लेकिन उनकी विशेषता क्या रही, उनके अंदर कौन से ऐसे गुण थे जिसके कारण इनको याद किया जाता है, तो वो है उनका गांधीवाद। गांधीवाद, यानी गांधी जी ने एक वाद चलाया, एक विचार, एक जो है प्रेरणा लोगों में डाला कि हर चीज जो है लड़ाई से नहीं हो सकती, सत्य अहिंसा ये परम धर्म है, इसके अनुसार चल करके मनुष्य में मानवता, ममत्व, ये सारे गुण जो है भाईचारे के आ सकते हैं। वो किस पथ पर चलकर? गांधीवादी विचारधारा से, यानी अहिंसा परमो धर्म, ये कह करके उन्होंने जो अपना एक वाद चलाया, आज उसी वाद को विश्व जो है देख रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है, तो ये है आपका गांधीवाद हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे बहुत सारे आपके शब्द मिलेंगे जिससे नाम से जाति का पता चलता हो या व्यक्ति का पता चलता हो। एक इसमें और जो है चीज है, हम आपको बता दें, देखिए कई बार हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में उलझाने के लिए कई बार जो है इनको बदल देता है। आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो ये गलती नहीं होगी, क्योंकि कई बार जो लाइनें दी जाती हैं उससे जो है भाव निकलता है कि यह व्यक्तिवाचक है, लेकिन उसका उत्तर होता है जातिवाचक। और कई बार ऐसा होता है कि जो भाव निकलते हैं उन लाइनों के वाक्य के, वो लगता है कि जातिवाचक है, लेकिन उत्तर उसका होता है व्यक्तिवाचक। ये कैसे है, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए, इसको लेकर के कहा जाए कि उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब बताइए, पंडित शब्द तो जातिवाचक का बोध करा रहा है,
यानी पंडित में तो क्या भारत में जितने भी पंडित हैं, दुबे, चौबे, छब्बे, मिश्रा हैं, सब लोग जो है प्रधानमंत्री थे? नहीं। यानी यहाँ जो है आप देखें तो जो पंडित शब्द या पंडित जी जो जोड़ा गया, इससे सिर्फ और सिर्फ जो है आपका जवाहरलाल नेहरू, इसमें अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है। यानी उन दिनों जो है पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो इसका मतलब केवल पंडित जी के लिए शब्द जो प्रयोग है। यहां देखें पंडित शब्द तो जातिवाचक हो रहा है, जातिवाचक शब्द के रूप में आ रहा है, लेकिन इसका जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिल रहा है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। इसी तरह से मान लीजिए बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो नेताजी यहाँ शब्द जैसे आप कहते हैं नेताजी, नेताजी, तो नेताजी का तात्पर्य तो हम सुभाष जी से लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी से बात करते हैं। तो यहाँ तो नेता शब्द क्या हमारा हो गया, फिर वही हुआ, जातिवाचक हुआ, लेकिन इसका अर्थ हम ले रहे हैं सुभाष चंद्र बोस से। तो आप देखें बहुत ऐसी चीजें आएंगी जो देखने में लगेगा कि ये जातिवाचक है, लेकिन उसका उत्तर जो है व्यक्तिवाचक में निकलेगा। इसी तरह से एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आजकल भारत में मीर जाफर जाफरों की कमी नहीं है, कमी नहीं है, मीर जाफरों की कमी नहीं है। ये थोड़ा सा देख लीजिए, सही नहीं बना। मीर जाफरों की कमी नहीं। यहां देखें ये शब्द जो है, देखें तो ये क्या है, ये जो है आपका व्यक्तिवाचक हुआ, क्योंकि मीर जाफर तो ऐतिहासिक एक व्यक्ति रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, क्योंकि नाम आ गया किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का। मीर जाफर आप जानते हैं, मीर जाफर की कमी नहीं है, लेकिन भाव इसका क्या निकाला जा रहा है कि भारत में मीर जाफरों की कमी नहीं है। आप जो है जानते हैं मीर जाफर के बारे में पढ़ा होगा आपने इतिहास में कि यह जो है अंग्रेजों का कठमुल्ला एक तरह से था, अंग्रेजों का बैठाया हुआ जो है कठपुतली था। ये अंग्रेज जो है इसको जैसे जैसे चाहते थे, जो सुविधा लेना चाहते वो सारी सुविधाएं ये देता रहा, और इसी के बढ़ावे ने इसके दामाद मीर कासिम को बहुत ही समस्या में डाला। तो मीर जाफर जो है अंग्रेजों का मोहरा बनकर के पूरा जीवन जिया, और यह जो है एक तरह से देश भक्त न कह करके इसको आप कहेंगे देशभक्त नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा गद्दार था। ठीक है, जो अपने ही देश की, अपने ही आवाम, अपने ही लोगों को अंग्रेजों के द्वारा शोषण करवाया। तो इसको इस गद्दारी के नाते मीर जाफर शब्द का एक अलग अर्थ निकाला गया। यहां देखें आजकल, यानी भारत में आज भी ऐसे लोग हैं
जो मीर जाफर की तरह ही देश के प्रति वफादार नहीं है, यानी वो भी गद्दारी करते हैं। ऐसे सारे गद्दारों के लिए मीर जाफरों की बात की गई है। मीर जाफर यानी मीर जाफरों से देखें तो इसका भाव व्यक्तिगत हो रहा है, व्यक्तिवाचक हो रहा है, लेकिन ये क्या होगा, जातिवाचक में। उत्तर इसका क्या होगा, जातिवाचक होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे जाति का, पूरे कौम का बोध करा रहा है। यानी जो लोग किसी भी देश के हों, अपने ही देश के और अपनी ही माटी से जो गद्दारी करते हैं, वो मीर जाफरों की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए, प्रत्येक घरों में या प्रत्येक न कह लीजिए, हो सकता है कुछ अपवाद भी ऐसे घर हों जो ठेस पहुंचेगा, ऐसा ना किया जाए। आप कह सकते हैं कि बहुत, ऐसे कर दे तो सही रहेगा, बहुत सारे घरों में कोई ना कोई विभीषण बहुत सारे घरों में कोई न कोई विभीषण मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। अगर इसमें आप देखें, बहुत सारे घरों में विभीषण कहने से तात्पर्य तो सीधे सीधे वो लंकेश का भाई, रावण का भाई, भविष्य में ये भी विभीषण भी जो है राजा ही बने, तो उस विभीषण को ही संकेत मिल रहा है, यानी रावण का भाई। इस विभीषण से किसी अन्य का हम बोध नहीं पाते हैं। तो ये भाई के अर्थ में या रावण के भाई या जो है राम भक्त के रूप में इनकी पहचान नहीं मिलती है। क्या मिलती है? भ्रातृद्रोह के कारण इनको जो है ज्यादा उलाहना दिया जाता है। हालांकि इन्होंने काम तो अच्छा किया, लेकिन एक भ्रातृधर्म भी होता है, भाई का भाई के साथ जो धर्म होता है, उस धर्म को ये पूरा नहीं कर पाए, इसलिए इनको, इनके ऊपर जो आरोप लगता है वो भ्रातृद्रोह का लगता है। ठीक है, कि इन्होंने अपने भाई के ऐसे राजों को, रहस्यों को अपने शत्रु को बताया, यानी भाई के शत्रु को बताया, जिससे शत्रु जो है उन्हीं कमजोरियों पर वार करके भाई पर विजय पाया, तो भ्रातृद्रोह कहलाता है। ठीक, तो विभीषण यानी अपने घरों के राज को दूसरे या विरोधियों को जो लोग पहुंचाते हैं या जो लोग बताने का कार्य करते हैं, चाहे वह घर हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई संगठन हो, अगर उससे वो जुड़े हुए हैं और उसी के जुड़े हुए रहते हुए या उससे अलग हो करके उनके राजों को विरोधियों को ले जाकर के पहुंचाते हैं, उनको बताते हैं, तो सारे लोगों की गणना किसमें होती है? विभीषण में होती है। यानी जो अपने ही घरे के राज को बाहर ले जाए वो विभीषण कहलाता है। तो नाम यहाँ देखें तो ये आपको लग रहा है कि ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि नाम इसमें आ रहा है व्यक्तिवाचक। ठीक है, लेकिन इसका अगर अर्थ देखें तो क्या हो रहा है कि यानी वे सारे लोग जो इस तरह का कार्य करते हैं वो सभी लोग विभीषण हैं। यानी जो जो लोग अपने घरों, अपनी संस्थाओं, अपनी संघों से चोरियां करते हैं सूचनाएं और अपने विरोधी को बेचते हैं, चाहे अपने देश की सूचना दूसरे देश को बेचते हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए, वो इसी विभीषण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि प्रश्न कई बार इस तरह से भी पूछ लेता है कि देखने में पहला प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि जैसे इस तरह से नाम आ जाए
इस तरह से नाम आ जाए तो देखते ही आपके दिमाग में आएगा ये तो नाम दिया है तो यानी व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन नहीं, उसका उत्तर जो है जातिवाचक होगा। कई बार हमने इसके पहले हमने बताया कि जैसे पंडित जी या नेताजी ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक शब्द आता है कि नेपोलियन, नेपोलियन जो है, अब नेपोलियन कह देने से तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, लेकिन नहीं, नेपोलियन जैसा साहसी, जैसा जो है शासक, जो लोग हैं उनको ये उपाधि दी जाती है। आपने देखा होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसे और कोई वीर पुरुष होगा जिसमें उसको भी इस तरह से कहा जाता हो, तो वह एक विशेषता वाली बात हो गई। तो यानी उस तरह का जो कर्म करते हैं, जो वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वो सारे नेपोलियन कहे जाएंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। नहीं, नेपोलियन है तो एक, लेकिन उस जैसा कर्म करने वाले लोगों को आप जो है जातिवाचक कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे, जहां देखने में पहली बार तो आपको लगेगा कि ये जो है व्यक्तिवाचक है, लेकिन उसका उत्तर जो है जातिवाचक में होगा। कई बार ऐसा होगा देखने में लगेगा कि ये जातिवाचक है, लेकिन उत्तर का व्यक्तिवाचक होगा। ये थोड़ा सा ध्यान दे करके आप करेंगे तो आपके एक भी सवाल इसमें गलत नहीं होंगे। इसी के साथ हम लोग इसको आज आपका संज्ञा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट कल जो है हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।